हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा दूसरा दिन है और बीएसटीसी सेकंड ईयर में संस्कृत शिक्षण में हम ग्रामर का अध्ययन कर रहे हैं। यूनिट 2 है संस्कृत शिक्षण में। और कल हमने उच्चारण स्थानों के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारे एक नया टॉपिक है जो आपके बीएसटीसी में भी काम का है और रीट में भी काम का है। लगभग संस्कृत की जो ग्रामर है वो आपके कंपटीशन में हमेशा काम आएगी। इसलिए जो भी मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्ययन करवा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़े। और अगर कभी कोई अगर तकलीफ आती है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज हम संधि प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। संधि एक ऐसा टॉपिक है जो हिंदी और संस्कृत दोनों में कॉमन है। हिंदी में भी संधि आती है और संस्कृत में भी संधि आती है। लेकिन अगर मानना है कि संस्कृत में सीखी हुई संधि हिंदी में आसान हो जाती है, क्योंकि संस्कृत में सब श्लोकों पे चलती है और सूत्रों पे चलती है। तो आज हम यही टॉपिक जानने की कोशिश करेंगे। अब संधि, सबसे पहले तो हम दो शब्द है संधि और संयोग, इन दोनों में अंतर जानेंगे कि संयोग और संधि में क्या अंतर है। अब दो व्यंजनों के अत्यंत समीपवर्ती होने पर उनका मेल संयोग कहलाता है। यानी दो व्यंजनों के संयोग को संयोग कहते हैं। दो व्यंजनों के अत्यंत समीपवर्ती मेल को संयोग कहते हैं। लेकिन इसमें उसकी जो एक नया जो शब्द बन रहा है या नया स्वरूप बन रहा है उसमें उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। और संधि में ये है कि यहाँ पर जहाँ दो से अधिक व्यंजनों के अत्यंत समीपवर्ती होने के कारण या मेल होने से जो नया शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। और संधि में अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। दो वर्णों के मेल से बनने वाले नए शब्द को हम संधि कहते हैं। और जो नया जो शब्द बनता है उसके अर्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसके अर्थ में परिवर्तन आएगा, अर्थ में परिवर्तन। और संयोग में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि दो शब्द मिलते हैं। जैसे इसमें एक शब्द है सरस्वती, इसमें दो शब्द मिले हैं लेकिन इसमें अर्थ में परिवर्तन नहीं आया। और यहाँ पे जैसे विद्यालय, यहाँ पे दो शब्द है, विद्या प्लस आलय, दो शब्द मिलकर विद्यालय बना। और विद्या का आलय यानी जहाँ पर वह आलय जहाँ पे विद्या दी जाती है उसको विद्यालय कहा जाता है। तो ये दो शब्द मिलने से संधि बनी। तो अब हम संधि के बारे में अध्ययन करेंगे कि भाई संधि में कितने प्रकार होते हैं, संधि की क्या परिभाषा है। संधि के जैसे एक सूत्र है कि पर सनी कर्ष संहिता, ये आपने कभी पढ़ा होगा। पर सन्निकर्ष संहिता, अत्यंत, इसका अर्थ हुआ अत्यंत समीपवर्ती दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अत्यंत
समीप, अत्यंत समीपवर्ती दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यानी यहाँ पे जो वर्ण होते हैं वो वर्ण एक दूसरे से मिलने चाहिए, अत्यंत समीपवर्ती यानी अत्यंत समीप होने चाहिए और वर्णों का मेल होना चाहिए, तभी वो संधि कहलाएगी, अन्यथा संधि नहीं कहलाएगी। और इसको अपन संहिता भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसके अर्थ में परिवर्तन होगा, इसके अर्थ में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हुई संधि की, जहां परिभाषा क्या हुई, जहां दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, संधि कहा जाता है। जहां दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। ठीक है, अब संधि भी 3 प्रकार की होती है, संधि भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले अच संधि। हम अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें ध्यान होना चाहिए कि माहेश्वरी सूत्र के हिसाब से सब चलती है चीजें, और संस्कृत में माहेश्वरी सूत्र को ही संस्कृत की वर्णमाला माना जाता है। हिंदी की वर्णमाला अपन अलग होती है और संस्कृत की वर्णमाला अलग होती है। ठीक है, आज यहाँ पे अपन कहेंगे स्वर संधि, जहां पर स्वर वर्णों का मेल होता हो। जैसे स्वर वर्ण अपने संस्कृत में 13 वर्ण होते हैं और हिंदी में अपने 11 वर्ण होते हैं। हिंदी में जैसे री और ली नहीं होता है। और दूसरा है हल संधि, या अच और हल क्या होता है, जैसे ये प्रत्यार है। मैंने क्लास में बताया था कि पहला शब्द और अंतिम शब्द हलंत है, इत संख्या है। इन दोनों के बीच में जो भी वर्ण आते हैं वो सभी किस में आएंगे? अच वर्ण में आएंगे। इसी तरह से हल में भी यही है कि ह और ल के बीच में जितने भी वर्ण होते हैं वो सब किस में आएंगे? हल में। और हल अपने हिंदी में कहते हैं व्यंजन संधि। अब तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग आपने हिंदी में अ के बाद में देखा होगा अह, तो उसको जो 2 बिंदी लगी होती है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार है। पहला प्रकार है अच, दूसरा हल और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, अब हम सबसे पहले अच संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पे या मुझे कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। सबसे पहले है अच यानी स्वर संधि। अब अच संधि यानी यहां पर इसकी क्या परिभाषा होगी? जहां 2 स्वर वर्णों के समीपता, जहां 2 स्वर वर्णों के समीपता, या अपन बोल सकते हैं मेल होने से
जो विकार होने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही स्वर संधि कहते हैं या अच संधि कहते हैं। अच संधि कहते हैं। यानी यहाँ पे जो स्वर में जितने जैसे 13 वर्ण है, उन 13 वर्णों के आपस में मेल से जो नया शब्द बनता है, उन ताजुब मतलब है कि एक मतलब स्वर के अगर मेल से बन रहा है तो हम उसको कौन सी संधि माना है? अच या स्वर संधि मान दो, क्योंकि यहाँ पे स्वरों का मेल हो रहा है। यहाँ पे जो शब्द में जो वर्ण है उनका मेल हो रहा है, इसलिए हमने इस संधि को क्या माना? अच या स्वर संधि कहते हैं। यानी जो शब्दों के मेल से या स्वरों के वर्णों से मेल से जो शब्द नया बनता है, उन सभी को हम क्या मानते हैं? अच या स्वर संधि कहते हैं। अब ये भी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार के। अच संधि भी 5 प्रकार की होती है। पांच प्रकार की होती है। सबसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है यण संधि। चौथा है अयादि संधि। पांचवा है वर्जी संधि। ये अपने अच संधि यानी स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वर्जी संधि। ठीक है। दीर्घ संधि में अब मैं इन सभी संधियों को उदाहरणों के माध्यम से, परिभाषाओं के माध्यम से हम कल इसको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। और उदाहरणों के माध्यम से हम सबसे पहले दीर्घ संधि का लेंगे। दीर्घ संधि में क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है और उसके क्या उदाहरण है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। हाँ, कमेंट्स बॉक्स में अपनी अटेंडेंस जरूर भरें, अपना नाम, अपने पिता का नाम जरूर दर्ज करें।